कौन है माधवीलता? लोकसभा चुनावों में कौन सी सीट से लड़ेंगी चुनाव? जाने पूरी खबर। देश में चुनावी माहौल में एक के बाद एक नए नामों की लिस्ट जारी की जा रही है, जिसमें पार्टियां विभिन्न सीटों से उम्मीदवारों के नाम पर से पर्दा उठा रही हैं। ऐसी ही एक उम्मीदवार हाल ही में चर्चा में आ चुकी हैं, जो कि बीजेपी की ओर से चुनावों में उतरने जा रही हैं, माधवीलता। जी हां, लोकसभा चुनावों में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली सीट हैदराबाद की है, जिस पर 40 वर्षों से ओवैसी और उनके परिवार का कब्जा है और इस बार बीजेपी ने इसे छीनने का पूरा प्लान रेडी कर लिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी इस सीट पर 4 बार सांसद बन चुके हैं। हालांकि उनसे पहले उनके वालिद सलाहुद्दीन ओवैसी इस सीट पर 1984 से लेकर 2004 तक राज कर चुके हैं। वहां 7 लोकसभा सीटों पर ओवैसी खानदान का दबदबा बना हुआ है। अब इसी दबदबे को बीजेपी उखाड़ फेंकने के विचार में है। 2024 के लोकसभा चुनावों में माधवीलता को बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है। माधवीलता समाज सेवी होने के साथ साथ टीचर भी रह चुकी हैं और इस साल बीजेपी से टिकट लेकर हैदराबाद में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। हैदराबाद की 7 सीटों पर बीजेपी के मात्र एक विधायक हैं, KT राजा सिंह, जो कि गोशा महल से विधायक पद पर हैं। एक इंटरव्यू में माधवीलता बताती हैं कि उनकी पकड़ मुस्लिम महिलाओं के बीच मजबूत है। उन्होंने इन महिलाओं के हित में कई काम किए हैं। इससे साफ है कि माधवीलता आने वाले चुनावों के लिए मजबूती से खड़ी हैं और जीत का विश्वास उनकी बातों से पता चल पा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि माधवीलता स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रही है। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं का तो ये भी कहना है कि माधवी को हैदराबाद की सीट से इसलिए भी चुना गया हो सकता है कि महिलाओं के बीच माधवी की तस्वीर हैदराबाद में अच्छी है, अन्यथा माधवी कोई बड़ी कार्यकर्ता नहीं है। बहरहाल कारण कोई भी, बीजेपी ने हैदराबाद में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक नए चेहरे को मौका दिया है, क्योंकि बीजेपी के विधायकों को 2019 के लोकसभा चुनावों में ओवैसी ने 2,82,000 वोटों से हराया था। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री बालाजी महाराज को दिया गया 20वें वार्षिक स्थापना दिवस का प्रथम निमंत्रण। दूसरा निमंत्रण मंदिर के आचार्यों को देकर लिया गया आशीर्वाद। सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर हैबोवाल कलां शंकराचार्य नगर मंदिर कमेटी द्वारा प्रधान अमन जैन की अध्यक्षता में मंदिर के वार्षिक 20वें स्थापना दिवस का प्रथम निमंत्रण भाव सहित पूर्ण विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ श्री बालाजी भगवान को दिया गया। इस अवसर पर सरप्रस्त ऋषि जैन मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर अमन जैन ऋषि जैन ने कहा कि श्री बालाजी महाराज जी को प्रथम निमंत्रण के साथ स्थापना दिवस की तैयारियों को आरंभ किया गया है। वह सभी दरबारों को पुनः श्रृंगार कार्य आरंभ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थापना दिवस ऐतिहासिक सिद्ध होगा। वह देश भर में श्री बालाजी महाराज जी के भक्तों व गणमान्य को निमंत्रण दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की प्रसिद्ध भजन मंडली स्थापना दिवस पर श्री बालाजी महाराज जी के समक्ष अपने भजनों के माध्यम से अपनी हाजिरी लगाएंगे। सेवक अनुज मदान ने कहा कि श्री बालाजी महाराज जी के भक्त स्थापना दिवस का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं और आज उनका ये इंतजार खत्म हो गया है। श्री बालाजी महाराज जी के सेवक जल्द उनके निवास कार्यालय पर स्थापना दिवस के निमंत्रण देने पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ही भाग्यशाली वह भक्त होते हैं जिनको धार्मिक आयोजन के निमंत्रण मिलते हैं, क्योंकि धार्मिक आयोजन में वही भक्त हाजिरी लगा पाते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है। श्री बालाजी भगवान को स्थापना दिवस का निमंत्रण के उपरांत मंदिर के आचार्यों पंडित विष्णु जी, आचार्य पंडित देवी दयाल जी, आचार्य पंडित विश्राम जी, आचार्य पंडित राम जी, आचार्य पंडित सुरेश जी, आचार्य पंडित संजय जी, आचार्य पंडित नारायण जी को भाव सहित स्थापना दिवस का निमंत्रण दिया गया व उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अरविंद टिल्लू, नरिंदर नथानी, सुखविंदर सिंह चौहान, रोहित डंग आदि विशेष तौर पर उपस्थित रहे। लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट चेंजिंग फ्यूचर न्यूज। और इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल
चेंजिंग फ्यूचर न्यूज के साथ जुड़ें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका में सुरक्षित नहीं है भारतीय छात्र? पढ़ाई करने गए मोहम्मद अब्दुल अराफात की अमेरिका में मौत। 25 साल का मोहम्मद अब्दुल अराफात हैदराबाद का रहने वाला था और 2023 में अमेरिका की क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया। बताया जा रहा है कि कुछ महीनों से अब्दुल गायब था और उसके पिता के पास $1200 की फिरौती वसूलने के लिए फोन भी आया था। इस कॉल के बाद अमेरिका में स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने अराफात को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद यह बयान उनकी ओर से जारी किया गया, जिसमें कहा गया, यह जानकारी दुखदायक है कि मोहम्मद अब्दुल अराफात, जिसे सर्च ऑपरेशन में ढूंढा जा रहा था, वह ओहायो के क्लीवलैंड में मृत पाया गया। परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। अब्दुल की मौत की जांच के लिए भारतीय स्थानीय एजेंसियों के साथ संपर्क सुनिश्चित किया जा रहा है। अब्दुल के पिता का कहना है कि आखिरी बात अब्दुल से उन्होंने 7 मार्च को की थी। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय छात्रों को परिवार के द्वारा पढ़ने या व्यवसाय के लिए भेजा जाता है, लेकिन यह वर्ष भारतीय छात्रों के लिए नकारात्मक साबित हुआ और कई छात्रों ने इस वर्ष अन्य देश में अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी छात्रों को सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है? एक ऐसी ही घटना 18 मार्च को हुई थी, जिसमें भारत के ही छात्र अभिजीत पारुचुरु की बोस्टन में मौत हो गई थी। परिवार के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जिस बेटे को उन्होंने पढ़ने के लिए विदेश भेजा था, वह अब इस दुनिया में ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अंगों को बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए प्रतिबद्ध होने आवश्यकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बयान के खिलाफ कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग। जाने क्या था बयान। प्रधानमंत्री चुनावों की तैयारी में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक चुनावी रैलियां करके राज्यों की जनता को रिझाने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के खिलाफ बयानबाजी करना नेताओं के बीच विवादों को और भड़का देता है। हाल ही में राजस्थान के अजमेर में पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप की तरह दिखाई दे रहा है। साथ ही उनका कहना था कि कांग्रेस को घोषणा पत्र से साफ दिखाई देता है कि आज की कांग्रेस भारत की आकांक्षाओं और आशाओं से पूरी तरह दूर हो गई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आजादी आंदोलन के समय की मुस्लिम लीग की तरह दिखाई दे रहा है और बचा हुआ हिस्सा वामपंथियों की झलक दे रहा है। इस पूरे बयान को लेकर कांग्रेस अब चुनाव आयोग शिकायत लेकर पहुंची है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश सोमवार को अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव आयोग जाकर उन्होंने 6 शिकायतें डाली हैं, जिनमें से 2 तो प्रधानमंत्री के खिलाफ ही हैं। जयराम रमेश लिखते हैं कि यह वह समय है जब चुनाव आयोग को सभी दलों को मुकाबले के लिए समान अवसर देना होगा, जिससे यह सूचना जाएगी कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है। हम आशा करते हैं कि अपनी संवैधानिक स्वायत्तता चुनाव आयोग दिखाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि देश में इस समय आचार संहिता लागू है और देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बयानबाजी कर इसका उल्लंघन कर रहे हैं। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। इस तरह के बयानों के द्वारा पीएम जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस देश का विभाजन करना चाहती है। ऐसा कर वे जनता का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र जारी किया, जिसे बीजेपी के नेताओं ने निशाने पर ले लिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या चुनाव आयोग इस तरह के नियम उल्लंघन के लिए सरकार को दंडित करता है या इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करेगा। आप हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बयान के खिलाफ कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग। जाने क्या था बयान। प्रधानमंत्री चुनावों की तैयारी में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक चुनावी रैलियां करके राज्यों की जनता को रिझाने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के खिलाफ बयानबाजी करना नेताओं के बीच विवादों को और भड़का देता है। हाल ही में राजस्थान के अजमेर में पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ही सवाल उठा दिए।
उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप की तरह दिखाई दे रहा है। साथ ही उनका कहना था कि कांग्रेस को घोषणा पत्र से साफ दिखाई देता है कि आज की कांग्रेस भारत की आकांक्षाओं और आशाओं से पूरी तरह दूर हो गई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आजादी आंदोलन के समय की मुस्लिम लीग की तरह दिखाई दे रहा है और बचा हुआ हिस्सा वामपंथियों की झलक दे रहा है। इस पूरे बयान को लेकर कांग्रेस अब चुनाव आयोग शिकायत लेकर पहुंची है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश सोमवार को अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव आयोग जाकर उन्होंने 6 शिकायतें डाली हैं, जिनमें से 2 तो प्रधानमंत्री के खिलाफ ही हैं। जयराम रमेश लिखते हैं कि यह वह समय है जब चुनाव आयोग को सभी दलों को मुकाबले के लिए समान अवसर देना होगा, जिससे यह सूचना जाएगी कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है। हम आशा करते हैं कि अपनी संवैधानिक स्वायत्तता चुनाव आयोग दिखाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि देश में इस समय आचार संहिता लागू है और देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बयानबाजी कर इसका उल्लंघन कर रहे हैं। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। इस तरह के बयानों के द्वारा पीएम जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस देश का विभाजन करना चाहती है। ऐसा कर वे जनता का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र जारी किया, जिसे बीजेपी के नेताओं ने निशाने पर ले लिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या चुनाव आयोग इस तरह के नियम उल्लंघन के लिए सरकार को दंडित करता है या इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करेगा। आप हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका